हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिठावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 6.2 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। प्रश्नावली 6.1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। प्रश्नावली 2 में हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है, हमें इसमें एक फलन के बारे में पढ़ना है जिस फलन के बारे में क्लास 11 में हमने नहीं पढ़ा है, 12 में नहीं पढ़ा है। वह फलन है आपका ह्रासमान और आपका वर्धमान फलन। ये ह्रासमान और वर्धमान फलन क्या होता है, जैसे इंग्लिश में हम लोग डिक्रीजिंग एवं इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। है बहुत ही आसान। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को 720 पर दिखना है। उसके बाद से जब वीडियो क्लियर दिखने लगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्धमान ह्रासमान, जैसे इंग्लिश में इसे हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं, और ये फंक्शन मतलब फलन का मतलब फंक्शन, मतलब ऐसा फलन जो बढ़ता जाए वो आपका इंक्रीजिंग फलन हो जाएगा। फिर एक ऐसा फलन जो लगातार घटता जाए वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फलन होगा। ग्राफ की वजह से भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसके बाद से हम एक और ग्राफ से आपको इसको समझाने वाले हैं। जैसे आपको मालूम होगा एक संख्या रेखा है और y बराबर ए एक्स स्क्वायर जो एक फलन है, आप लोग भी जानते हैं ये फलन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका y अक्ष की ओर बनेगा। y अक्ष में है ना, y अक्ष की ओर बनेगा। तो आप लोग ये भी मालूम है कि आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा से अगर राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो आपकी संख्या का मान बढ़ती है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो संख्या का मान घटेगा। जैसे -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, माइनस छोटा से -5, और इस प्रकार यह माइनस इन्फिनिट से लेकर और ये आपका प्लस इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है ना। यहाँ रुकिए 1 मिनट। ओके, अब यहाँ देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी कि अगर कोई फलन मूल बिंदु से अगर लेफ्ट की ओर जाता है तो हम उसे कहेंगे डिक्रीजिंग फलन कहेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या का मान घट रहा है ना। तो कोई फलन अगर मान लीजिए मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर जाए तो वो डिक्रीजिंग फलन होगा। मूल बिंदु से अगर राइट हैंड साइड की ओर जाए तो आपका इंक्रीजिंग फलन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या का मान बढ़ता जाता है। थोड़ा सा इस फलन की बात करते हैं। यदि इस फलन में हम -1 रखें, एक्स की जगह पर -1 रखें तो वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर -1 रखने पर वाई की जगह पर 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम इसमें -2 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 रखने पर y का मान 4 आ रहा है, और तो मान लेते हैं हम आपका ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है। अब क्या है, अगर y की जगह पर -3 रखें, क्या -3 रखें तो x की जगह पर -3 रखेंगे तो y की जगह पर 9 आ जाएगा। हम मान लेते हैं एक पल के लिए आपका वो ये प्रतिच्छेद बिंदु है। y की जगह पर अगर -4 रखें तो x की जगह पर 16 आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। y की जगह पर -5 रखने पर x की जगह पर -5 रखें तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो देखिए ये ग्राफ भाग किससे हो रहा है, क्या ये राइट हैंड साइड की ओर भाग रहा है? आप देख सकते हैं ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु था, फिर उसके बाद से ये आया, फिर आपका ये आया, और फिर आपका ये आया, और फिर आपका ये आया। इसी प्रकार और आगे जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा। अतः मूल बिंदु से ये आपका लेफ्ट की ओर भाग रहा है। अतः ये फलन क्या होगा, इस अंतराल में सबसे पहले जो भी आपका वर्धमान और ह्रासमान कहेगा तो एक अंतराल देगा कि इस इंटरवल में आपको ये फलन चेक करना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर भाग रहा है, और मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो संख्या का मान कम होता जाता है, एक्स एक्सिस पर संख्याओं का मान कम होता जाता है। तो इस अंतराल में ये जो फलन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फलन है, ह्रासमान फलन है। ठीक है ना। किस अंतराल में, -इन्फिनिटी से लेकर और ये 0 के बीच की बात करें। 0 ले लिए हैं, 0 पे इस फलन का मान 0 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट फलन हो जाएगा। तो -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में जो भी अंतराल होगा उस अंतराल में ये जो फलन होगा वो ह्रासमान होगा। ठीक है ना। ह्रासमान इस पर डिपेंड नहीं करता है कि -1 रख रहे हैं कि -2 रख रहे हैं। ह्रासमान इस पर डिपेंड करता है कि फलन का मान निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। जैसे इस अंतराल में कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर इस अंतराल में कुछ भी रखेंगे, क्या होगा, फलन का मान डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। अब इस अंतराल में देख लेते हैं। अगर x की जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक पल के लिए ये आएगा। 2 रखेंगे तो y का मान 4 होगा। 2 रखने पर y का मान 4 हो रहा है। 3 रखने पर y का मान क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं ये है। 4 रखने पर y का मान 16 हो रहा है, और इसी प्रकार 5 रखेंगे तो y का मान 25 होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये फलन देखिए कहाँ भाग रहा है, ये आपका राइट हैंड साइड में, मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में भाग रहा है ना। तो फलन का मान क्या है, ये फलन का मान बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब मूल बिंदु से राइट की ओर जाते हैं तो यहाँ संख्या का मान एक्स एक्सिस पर उपस्थित संख्या का मान क्या आता है, बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो उस कंडीशन में फलन का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इस अंतराल में कौन सा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, इस अंतराल में अगर एक्स का मान देखा जाए तो फलन का मान क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है ना। और इस अंतराल में
हार्समान हो जाएगा फलन का मान। ओके, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। फलन का मान वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। वर्धमान होने का मतलब क्या है कि इस फलन का मान, किस फलन का मान, इसमें इस फलन का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। वर्धमान जब भी होगा, जब भी आपसे कहेगा वर्धमान है, इसका मतलब x का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा फलन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हार्समान बोलेगा तो पूरा का फलन का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हार्समान और वर्धमान समझ गए। और अभी तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका त्रिकोणमितीय फलन होता है ना, उसको भी हम दिए गए अंतराल में डायरेक्ट देख कर बता सकते हैं कि आपका वर्धमान फलन है या हार्समान फलन है बहुत ही आसान, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ ले। तो ये तो था कि अंतराल फाइंड आउट करना, कि अंतराल मतलब किस अंतराल में फलन का मान डिक्रीजिंग होता है, किस अंतराल में फलन का मान निगेटिव इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि अगर आपके पास फलन ऋणात्मक, फलन का मान ऋणात्मक आता है तो उस कंडीशन में दिए गए अंतराल पर फलन हार्समान होगा। यदि फलन का मान पॉजिटिव आता है तो दिए गए अंतराल पर फलन का मान क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। चलिए, मिटाऊँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको अच्छे से और भी चीज़ें समझानी है। मैं इसको 2-3 विधि से समझाऊंगा ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम न हो। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या मालूम है ना, तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, फिर उस ग्राफ से आपको ये बताना है कि ये फलन जो है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। इस ग्राफ में आपको बताना है कि फलन का मान इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे कि फलन का मान इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वो भी हम देख लेते हैं ना। चलिए, ये आपका x अक्ष होता है, आपको भी मालूम है। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष होता है, ठीक है ना, y अक्ष होता है। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, x अक्ष और ये आपका y अक्ष, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर फलन बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए कि ये आपका मूल बिंदु है, जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। और यहाँ से मैं अब आपका बनाना शुरू कर रहा हूँ। और ये बताइए कि ये फलन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद से ये फलन बताइए, ये फलन भी आपका इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, फिर आपको ये बताना है कि ये जो फलन है, ये फलन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और फिर ये आपका हार्समान है, इस पॉइंट पर हार्समान है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर तीर भी बना देता हूँ कि आपको पता चल रहा है कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है। तो ये चार चीज़ देखकर आप बताइए कि फलन कौन सा हार्समान है, कौन सा आपका वर्धमान है। वर्धमान होगा तो वो बढ़ता जाएगा, हार्समान होगा तो वो आपका घटता जाएगा। तो यहाँ देखिए, फलन का मान नीचे से क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका वर्धमान होगा। ये भी फलन क्या है, नीचे से लगातार बढ़ रहा है, कहीं तो कम तो नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये आपका फलन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ देखिए, ये फलन क्या है, ऊपर से आ रहा है और लगातार क्या आ रहा है, घट रहा है, तो ये भी फलन होगा क्या होगा, हार्समान होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये फलन ऊपर से आ रहा है, फिर आपका यहाँ पर कांस्टेंट हुआ है और फिर क्या नीचे घटा हुआ है, यानी कि ये फलन भी तो घट ही रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, हार्समान हुआ। तो ऊपर के दो वर्धमान, नीचे के दो हार्समान, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका निरंतर हार्समान, अगर हार्समान है तो निरंतर हार्समान। निरंतर हार्समान का मतलब ये होता है कि वो लगातार घट रहा है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, वो आपका लगातार घट रहा है। इसी प्रकार निरंतर वर्धमान, इसका मतलब वो लगातार बढ़ रहा है, कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर वो रुका नहीं है, वो आपका उसका मान, वो जो फलन है वो आपका लगातार बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ इस फलन का, तो ये क्या रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, कहीं रुका है कहीं नहीं रुका है, वो आपका लगातार बढ़ रहा है। तो इस फलन को हम लोग कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन। क्या, निरंतर वर्धमान फलन।
अब यहाँ देखिए, ये भी फलन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये फलन का मान यहाँ तक आकर, एक मिनट, यहाँ तक आकर तो बढ़ा है, यहाँ तक तो बढ़ा है, फिर यहाँ से रुका है, कांस्टेंट हो गया है, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये भी फलन जो होगा ये वर्धमान फलन होगा। वर्धमान फलन में एक चिन्ह होता है, अगर आपको निरंतर वर्धमान और वर्धमान देखना है तो निरंतर वर्धमान में डायरेक्ट बढ़ेगा, वर्धमान में बढ़ेगा, किसी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ेगा, तो वह फलन आपका वर्धमान फलन होगा। इसी प्रकार ह्रासमान होता है, यहाँ पर तो सिर्फ एक पॉइंट पर कांस्टेंट हुआ है, ये आपका कई पॉइंट पर कांस्टेंट हो सकता है। लगातार घट रहा है, इसका मतलब वो क्या है, निरंतर ह्रासमान है, और यहाँ पर घटा है, लगातार घटा है, फिर रुका है और फिर घटा है, इसका मतलब यह सिर्फ आपका ह्रासमान होगा, और ये निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है। कुछ फलन होते हैं जो ना ही वर्धमान होते हैं ना ही ह्रासमान होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये एक फलन है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ देखिए ये जो फलन है वो आपको बताइए ये वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो आप कहेंगे यहाँ देखिए इस फलन का मान यहाँ तक तो बढ़ा है, फिर ये घटना शुरू हुआ है और घटकर यहाँ तक घटा है, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ तक बढ़ा है, फिर ये घटना शुरू हुआ है, यहाँ तक घटा है, फिर ये बढ़ा है, यहाँ तक तो बढ़ा है, यानी कि इस पॉइंट तक तो ये ह्रासमान है, और फिर इस पॉइंट तक, इस अंतराल में ये फलन का मान क्या है, ह्रासमान हो गया है। फिर इस अंतराल तक, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक फलन का मान इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान है। फिर इस फलन से लेकर इस फलन तक, इतना कर्व तक ये क्या है, ग्राफ घट रहा है ना, तो ये आपका ह्रासमान हो जाएगा। फिर ये आपका वर्धमान, फिर आपका ये ह्रासमान हो जाएगा। तो ये ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है ना। तो बस आपको दो ही चीज़ देखनी है, ह्रासमान फलन और एक आपका वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए निरंतर वर्धमान फलन होता है वो आपका वर्धमान हो सकता है, लेकिन वर्धमान फलन निरंतर वर्धमान फलन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार निरंतर ह्रासमान फलन होगा वो आपका ह्रासमान हो सकता है, लेकिन ह्रासमान फलन निरंतर ह्रासमान नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? ओके। अब मैं इसको दूसरे विधि से बता सकता हूँ। एक आपका अंतराल क्या होता है कि इसमें दो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका अंतराल फाइंड आउट करना है, तो अंतराल भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पूछा जाएगा कि दिए गए अंतराल में ये जो फलन है वो आपका इंक्रीजिंग है या आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। तो उसमें एक अंतराल दिया जाएगा, उस अंतराल पर हमें फलन का मान जाँच करना है। कैसे जाँच करेंगे? उस अंतराल में क्या करेंगे, उस अंतराल में बिंदु को रखने पर, फलन में उस बिंदु को रखेंगे, फलन का मान नेगेटिव हो गया तो ह्रासमान, पॉजिटिव हो गया तो वर्धमान। ठीक है। ओके। और भी चीज़ें हैं, और कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हम अवकलन की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। अवकलन का मतलब, अगर हम कोई भी फलन का अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब उस फलन के ग्राफ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रवणता की भी सहायता से हम यहाँ पर ह्रासमान फलन और वर्धमान फलन को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है। तो चलिए हम उसको करते हैं। अवकलन की सहायता से कैसे हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी फलन ह्रासमान है या आपका वर्धमान है। सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी फलन दिया जाए तो उस फलन को हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब होता है वास्तव में कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या था, एक फलन था जिसका ग्राफ हमने बनाया था पिछले वाले वीडियो में। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है dy बाई dx, और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। अवकलन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी फलन का अवकलन किया जाएगा, इसका मतलब उस फलन का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है। क्या, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ पर, किसी भी पॉइंट पर, उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसे हम लोग tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका dy बाई dx क्या दिखाता है, यही दिखाता है क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है ना, प्रवणता ये दिखाता है आपका dy बाई dx, यानी कि किसी भी फलन का अवकलन स्पर्श रेखा की प्रवणता दिखाता है उस फलन के ग्राफ पर। ठीक है। चलिए, तो इसकी सहायता से हमें कैसे प्राप्त करेंगे कि कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है? तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर फलन वर्धमान होगा तो अवकलन की सहायता से जब हम उसे करेंगे तो इसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका कौन सा फलन है आप बताइए देखकर, ये लगातार बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। क्या, निरंतर वर्धमान फलन। मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सिंपल सा सब बता दूंगा। ठीक है। तो ये कौन सा है, निरंतर वर्धमान फलन है।
वर्धमान फलन है। ठीक है, ये कौन सा फलन है, ये भी आपका बढ़ रहा है। देखिए यहाँ ये तीर का मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये आपका बढ़ा, यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, फिर आपका बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब ये भी तो बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है तो सिंपल है वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या रहा है, ऊपर से नीचे लगातार ये घट रहा है, तीर नीचे है ना, इसका मतलब ये लगातार घट रहा है। जब लगातार घट ही रहा है तो ह्रासमान फलन, लेकिन निरंतर। ठीक है ना, कंटिन्यू, निरंतर ह्रासमान फलन। ओके ठीक है, ये भी फलन देखिए, ये भी घट रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये भी तो घट ही रहा है। जब घट रहा है तो ये क्या ह्रासमान फलन होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन। ठीक है ना। चलिए वर्धमान फलन पर हम अब क्या देखें हैं, अगर हमें किसी भी फलन का अवकलन करता है तो अवकलन का वास्तव में मतलब होता है कि उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस ग्राफ पर अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता बताएं, एक इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी पॉइंट पर आप चेक कीजिए या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, आप किसी भी पॉइंट पर चेक कीजिए, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आएगा मैं आपको यहाँ सिंपल वे से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कहाँ से हम चेक कर लें, इस पर चेक कर लें स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए हम इसी पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक स्पर्श रेखा बनाऊँ तो ये कुछ आपका ऐसा बनते हुए जाएगा। ठीक है ना, ऐसा स्पर्श रेखा है तो सिर्फ स्पर्श करेगा, छेदेगा नहीं ना, छेदक रेखा थोड़ी है। ठीक है ना, तो ये आपका स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर बना रहे हैं। तो एक्स अक्ष के साथ यह जो रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यह एक्स अक्ष के साथ ये जो कोण बनाएगी हमेशा और हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ा बनाएगी और 90 से छोटा बनाएगी। कितना, 90 से छोटा बनाएगी, हर कंडीशन में बनाएगी। dy बाई dx का मतलब होता है, किसी भी फलन के अवकलन का मतलब होता है उस फलन के जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसे हम लोग tan थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं, dy बाई dx से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस पर जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा जो बनेगा, हमेशा और हमेशा बनेगा 90 डिग्री से छोटा बनेगा, 0 डिग्री से बड़ा बनेगा। इसी पॉइंट पर नहीं, आप इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर देखेंगे ना, किसी भी पॉइंट पर, तो एक्स अक्ष के साथ 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, इधर से देखिए dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है। और 0 से छोटा बनेगा, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो आपका फर्स्ट चतुर्थांश में है और फर्स्ट चतुर्थांश में tan थीटा यानी कि प्रवणता का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। याद रखिएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में tan थीटा हो, sec थीटा हो, cos थीटा हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसमें त्रिकोणमितीय फलन का मान, त्रिकोणमितीय रेशियोज का मान 0 से बड़ा, 90 से छोटा होता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो कंडीशन आपका यही है, क्या, किसी भी फलन का अवकलन करेंगे अगर 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में वह फलन वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन होगा। निरंतर वर्धमान फलन है तो आपका वर्धमान भी फलन होगा, क्योंकि हम जानते हैं निरंतर वर्धमान फलन वर्धमान हो सकता है लेकिन वर्धमान फलन निरंतर वर्धमान नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। कैसे यह हुआ समझ गया ना, एक बार और देख लीजिए। dy बाई dx का मतलब होता है, फलन का अवकलन का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमने क्या किया, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट, मैं तो अभी ये पॉइंट ले आऊँ लेकिन आप किसी भी पॉइंट पर इसका स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो आप देखेंगे कि स्पर्श रेखा और x अक्ष के साथ बना हुआ कोण हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा पक्का है, 90 से छोटा होगा पक्का है। तो 0 से बड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर dy बाई dx स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, यह जो फलन है वो आपका वर्धमान फलन होगा। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपका क्या है, सिर्फ वर्धमान फलन है। ठीक है ना, तो वर्धमान फलन है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है, बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी तो आपका निरंतर वर्धमान फलन है। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपका क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, एक्स अक्ष के समांतर है मतलब कांस्टेंट है। x के प्रत्येक मान के लिए, चाहे x का मान कोई भी रख सकते हैं, y का मान इस ग्राफ पर यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक y का मान तो समान रहेगा, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो वर्धमान है, लेकिन इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक लगातार बढ़ा, यहाँ कांस्टेंट रहा और फिर यहाँ बढ़ा। अच्छा, और यहाँ देखिए ये क्या है, ये वास्तव में यहाँ से यहाँ तक ये
क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो आपके शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक कौन, ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये आपका निरंतर वर्धमान फलन है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका निरंतर वर्धमान हो गए। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, या यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, 90 से कम होगी। तो 0 से ज़्यादा होगी क्या, dy बाई डी एक्स का मान 0 से ज़्यादा होगी, और इस यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पर 0 के बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जो भी आपका वर्धमान फलन होगा वो आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए यह कंडीशन है ना, आसान, बहुत आसान है यार। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्वेश्चंस को हम देखकर बता सकते हैं कि यह फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। बस 0 से बड़ा आ गया, किसी भी फलन का अवकलन कीजिए, 0 से बड़ा आ गया तो फलन वर्धमान, 0 से छोटा आ गया फलन आपका ह्रासमान, 0 से बड़ा या बराबर आ गया तो फलन आपका निरंतर और सिर्फ वर्धमान होगा, 0 से बड़ा आ गया तो निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा वह फलन आपका वर्धमान भी हो जाएगा। यहाँ देखिए निरंतर ह्रासमान फलन, और हम किसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, स्पर्श रेखा की सहायता यानी कि फलन के अवकलन कर रहे हैं, अवकलन का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है। तो इस ग्राफ पर अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए, स्पर्श रेखा खींचे, चलिए हम किसी भी पॉइंट पर हम आपको खींच कर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा पॉइंट पर खींच दें, इस पॉइंट पर खींच दें, चलिए, या आप कहिए तो हम इस पॉइंट पर भी खींच देते हैं, किसी पर भी हम दोनों पर खींचेंगे, हमारा मन कर रहा है हम दोनों पर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम इस पर भी खींच रहे हैं और हम इस पर भी खींच रहे हैं, और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा, या 90 से बड़ा आएगा 90 से छोटा आएगा। तो इस पर अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचें तो यह आपका कुछ ऐसे खींचेगा, ऐसे देखिए, ठीक है ना, स्पर्श करते हुए चला गया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो यह एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ देखिए हमेशा 90 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा। यहाँ देखिए ये क्या 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसा ही दिख रहा है बड़ा है भाई। अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये आपका परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये इतना ज़्यादा है, इसका मतलब यह 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है। किसका, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है ना, ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। एक पल के लिए समझिए, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब यह किस चतुर्थांश में चला गया, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है। ठीक है, ग्राफ प्रथम चतुर्थांश में होगा। 90 डिग्री से बड़ा चल गया, इसका मतलब ये आपका सेकंड चतुर्थांश में चल गया। और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और प्रवणता को हम लोग tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब 0 से छोटा होता है। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री से छोटा होगा, यह आपका tan थीटा का मान, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात में हम बारे में बात करें। इसके बीच में जो कोण बनेगा इस स्पर्श रेखा और एक्स एक्सिस के बीच में, वो आपका 90 से ज़्यादा बनेगा। फिक्स है, 90 से ज़्यादा बनेगा, 180 से कम बनेगा, 90 से ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब वो दूसरे चतुर्थांश में चला गया। और दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा होगा तभी तो आपका ऋणात्मक होगा, और यहाँ से यह 0 से छोटा हो गया है dy बाई डी एक्स का मान। अतः अगर आपसे कहा जाए कि यह आपका निरंतर ह्रासमान फलन है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मान 0 से छोटा है, अतः प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए फलन का जो फलन होता है वो आपका ह्रासमान होता है। dy बाई डी एक्स का मान ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से बड़े वाले वैल्यू के लिए स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, ह्रासमान, ये आपका वर्धमान फलन को दिखाएगा। dy बाई डी एक्स का मान 0 से छोटा है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में यह स्पर्श रेखा जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ आपके ह्रासमान फलन को दिखाएगा। कब, जब 0 से छोटा वैल्यू आएगी तब। किसका, अगर आपके पास फलन होगा, फलन को आप अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने के बाद दिए गए अंतराल में वह फलन 0 से छोटा मान दे रहा है, इसका मतलब वह ग्राफ किसको दिखा रहा है, या वह फलन ह्रासमान फलन को दिखा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ तक तो ये घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब यह क्या है, अचर पद हो गया है, इसका मतलब
स्पर्श रेखा की प्रवणता तो 0 हो गई और फिर ये घट रहा है। अतः यहाँ से यहाँ तक के लिए लगातार घट रहा है तो निरंतर ह्रासमान फलन, और यहाँ से यहाँ तक के लिए लगातार घट रहा है तो निरंतर ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन का कंडीशन होता है dy/dx लेस देन 0, और ये आपका क्या है, x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आपके पास ह्रासमान फलन है, इसका मतलब dy/dx लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें जो आपको समझनी थी आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास निरंतर वर्धमान भी फलन चाहिए ना, तो सबसे पहले जो भी फलन दिया गया रहेगा उस फलन का आप अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद आप दिए गए अंतराल में चेक करेंगे कि उसका मान 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, और निरंतर वर्धमान होगा इसका मतलब वो वर्धमान भी होगा, ठीक है। ह्रासमान फलन चेक करेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन, तो dy/dx उस फलन का अवकलन कीजिए, दिए गए अंतराल में उस फलन को जांच कीजिए, अगर मान 0 से छोटा आया तो निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन हुआ तो आपका ह्रासमान भी फलन हो जाएगा। सिंपल है ना, बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम इस पर करेंगे, फलन का अवकलन करेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। करने की एक और विधि है, वो भी मैं आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। आइए बता दूँ या रहने दो यार, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, तो बताने से कोई मतलब है नहीं, वो ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, ठीक है ना। बता ही दूँ क्या यार, नहीं छोड़िए, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो लंबा पड़ जाता है। हमेशा आपको क्या करना है, इस विधि से आपको क्या करना है हमेशा इसी विधि से करना है, ठीक है। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे क्वेश्चंस में क्या कर रहा है और कैसे उसको करना है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बता दूँ, चलिए बता ही देता हूँ। यह मान लीजिए आपके पास क्या है, y बराबर क्या है, sin x है, ठीक है ना, और आपके पास अंतराल दे दिया जाए। कौन सा अंतराल है, यह आपका अंतराल दे दिया जाता है। इस बार मैं अंतराल ले रहा हूँ 0 से पाई के लिए, ठीक है ना, 0 से पाई के लिए। इस अंतराल पर यह फलन का मान इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, मतलब वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, क्या जांच करना है बस। 0 से पाई नहीं, मैं आपको क्या करता हूँ ना, सही है, 0 से पाई के लिए देख लेते हैं। 0 से पाई के लिए यह फलन का मान ह्रासमान है, यह आपका क्या है, ह्रासमान है, यह आपका वर्धमान है। तो कैसे जांचेंगे, दिए गए अंतराल फलन का अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से फलन का अवकलन करेंगे तो ये आपका y डैश या y/dx आ जाएगा, और sin x का क्या होता है, cos x होता है। अब cos x को दिए गए अंतराल पर जांचेंगे, 0 और पाई के लिए जांचेंगे, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं क्या, 0 से पाई का मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में बोल रहा है। तो 0 से लेकर 90 तक, क्या 0 से लेकर 90 तक cos x का मान क्या होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है 0 से लेकर 90 तक। लेकिन 90 से लेकर 180 के बीच में अगर देखा जाए तो साइन पॉजिटिव होता है और cos निगेटिव होता है। तो मैं अभी सिंपल आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस को कैसे लिखना है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपसे ऐसा कहेगा कि 0 से पाई के लिए, इसका मतलब 0 से पाई अगर देखा जाए तो यह पूरे आपके वास्तविक रेखा को 2 भागों में डिवाइड कर देगी, एक 0 से लेकर पाई/2 और दूसरा पाई/2 से लेकर कहाँ, पाई। ये 2 अंतराल में ये आपका 0 से पाई वास्तविक रेखा को 2 अंतरालों में आपको डिवाइड कर देगी, 0 से पाई/2 यानी कि 0 से लेकर 90 और 90 से लेकर आपका 180 के बीच में। तो 0 से लेकर पाई/2 यानी कि 90 के बीच में cos x का मान पॉजिटिव होता है, अतः इस अंतराल में फलन जो होगा y बराबर sin x, वो आपका कौन सा फलन रहेगा, वर्धमान फलन होगा। लेकिन पाई/2 से लेकर पाई तक में dy/dx जो है cos x वो आपका निगेटिव होता है ना, दूसरे चतुर्थांश में cos x निगेटिव होता है। तो इस अंतराल में फलन का मान क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपका ऐसे सब बनता है। और यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका क्या हो, cos x हो, क्या होगा, cos x हो गया, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये आपका माइनस sin x होगा ना, होगा। हमें इस अंतराल पर जांच करना है। तो ये जो बिंदु होगा वो वास्तविक रेखा को 2 अंतरालों में डिवाइड करेगा, 0 से लेकर 180, तो 0 से लेकर 90 पहला चतुर्थांश और 90 से लेकर 180 दूसरा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका निगेटिव वैल्यू उसकी वैल्यू को भी निगेटिव बना देगा। तो पहले चतुर्थांश में यह 0 से पाई/2 के लिए फलन का मान डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ sin x रहता तो 0 से पाई/2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
पॉजिटिव होते हैं, तो इसके लिए फलन वर्धमान होगा। लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है, तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगा निगेटिव उसको निगेटिव वैल्यू बना देगा, और निगेटिव मान आ रहा है इसका मतलब फलन का मान हर्षमान है, ठीक है ना। फलन जो होगा हर्षमान होगा, तो ये जो फलन है y बराबर cos x हर्षमान होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई के बीच में अगर हम देखें कि इस फलन हर्षमान होता है कि क्या होता है, वर्धमान होता है, तो हमें मालूम है कि दूसरे चतुर्थांश में भी क्या, दूसरे चतुर्थांश में भी फलन का मान निगेटिव होता है कि नहीं होता है भैया। दूसरे चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में जो फलन का मान होता है sin x का मान होता है वो भी आपका पॉजिटिव होता है, तो वो आपका पॉजिटिव मान देगा। लेकिन यह निगेटिव मान है यहाँ पर, तो उसका भी मान निगेटिव बना देगा। तो 0 से लेकर π/2 से लेकर पाई तक के लिए भी ये जो फलन होगा y बराबर cos x वो आपका हर्षमान होगा। तो 0 से पाई के लिए भी आपका हर्षमान, 0 से π/2 के लिए भी हर्षमान और इसके लिए भी हर्षमान, अतः 0 से पाई के लिए भी यह जो बनेगा y बराबर cos x वो आपका हर्षमान भी बनेगा, ठीक है। ओके, ऐसे सभी क्वेश्चंस को हमें करना है। अभी क्वेश्चंस आएंगे, मैंने तो अभी सिर्फ समझाया है, आपको लिखवाया कुछ नहीं है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे।